बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना अमेरिकी मनमानी को कि किस तरह से अमेरिका ने इराक पर हमले के मामले में या फिर कहें कि 9/11 का बदला लेने के मामले में ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह की और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की। और साथ ही अमेरिका ने ये भी साबित करने की कोशिश की कि वो एक ताकतवर देश है, वो एक कहें कि बलवान देश है, शक्तिशाली देश है और इसने इसी बल पर अपना प्रभुत्व कायम करने के प्रयास दिखाए। इसी कड़ी में अब हम जानेंगे वर्चस्व के अर्थ के बारे में कि क्या है इस वर्चस्व का अर्थ। जो हम देख रहे थे कि वहाँ अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमानी कर रहा है, जो अपना वर्चस्व वहाँ दिखा रहा है, सही अर्थों में वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, सही मायने में क्या परिभाषा होती है वर्चस्व की, और इस वर्चस्व के क्या क्या रूप हैं, क्या क्या प्रकृति हैं और किस तरह से कहाँ तक इसका विस्तार है और इस मामले में अमेरिका कहाँ अपना विस्तार करके ले जा रहा है, अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का विस्तार हम कहाँ तक देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्चस्व के अर्थ की, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति की कहानी है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हम सभी देखते हैं कि केवल राजनीति की ही क्यों, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम भी ताकतवर बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई शक्तिशाली है, कोई ताकतवर है, तो या तो हम उसकी बराबरी करने के लिए स्वयं शक्तिशाली बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, या फिर उससे बचे रहने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको नाराज़ ना करें, ताकि हम उसकी शक्ति के प्रकोप से, उसकी ताकत के प्रकोप से बचे रहें। तो राजनीति है, वैश्विक राजनीति, वो भी इसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक देश शक्तिशाली बनना चाहता है। जब भी किसी देश का कोई पड़ोसी देश शक्तिशाली बनता है, नए हथियारों का निर्माण कर लेता है, तो वो देश भी उसकी बराबरी करने के लिए इस तरह के प्रयास करता हुआ नजर आता है। तो राजनीति की कहानी है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। विश्व राजनीति में विभिन्न देश ताकत पाने और कायम रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमेशा सभी के सभी देश हैं वो ताकत पाने की कोशिश करते हैं, ताकत को कायम रखने की कोशिश करते रहते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और अभी हम देख रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में और विश्व व्यवस्था के अंदर एक शक्ति बची थी जिसे हम कहेंगे अमेरिका, वो एक महाशक्ति थी और अब इस वक्त इसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जा सकता है। लेकिन ये जो ध्रुव शब्द है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, इसका यहाँ पर गलत प्रयोग है। इसके बजाय हमें यहाँ वर्चस्व शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि एक शक्ति का वर्चस्व अब विश्व में था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित रहेगा, ना कि इसको हम एक ध्रुवीय व्यवस्था कहें। तो क्या होता है वर्चस्व का अर्थ? देखिए, वर्चस्व का जो सामान्य अर्थ है वो सैन्य शक्ति के अर्थ में लिया जाता है। हमेशा से जो अर्थ लिया जाता है वर्चस्व का वो सैन्य शक्ति के अर्थ में लिया जाता है और इस अर्थ की जड़ें हमें मिलती हैं प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान में किसी एक नेतृत्व के प्रभुत्व का बोध होता है। तो पहले अर्थ के संबंध में हम कहें कि राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौर तरीके हैं वो वर्चस्व के अर्थ में काम में लिए जाते हैं कि सैन्य जो संबंध है उसकी बुनावट में, तौर तरीके में किसी एक राज्य का प्रभुत्व हमें दिखाई देता है, तो वो वहाँ पर वर्चस्व कहलाता है। यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि सैन्य शक्ति के अर्थ में और अमेरिकी जो ताकत है, अमेरिकी कहें कि हम शक्ति है, वो एक तरह से अद्वितीय है। तो इसलिए इस वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान की तरह एक बलवान राज्य को बताने के लिए किया जा रहा है। सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो ताकत है वो इसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति में ही है। अमेरिका की आज के दिन जो ताकत है, अमेरिका का जो प्रभुत्व है, उसका कारण अमेरिका की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। क्या है अमेरिका की सैन्य शक्ति? अमेरिका की सैन्य शक्ति अनूठी भी है और अमेरिका की सैन्य शक्ति बेजोड़ भी है। अनूठी किस रूप में है? अनूठी यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सकता है, वो भी
सही समय पर अचूक और घातक वार। आज के दिन अमेरिका की सैन्य शक्ति इतनी बढ़ी हुई है कि अमेरिका के निशाने पर पूरा विश्व है। पूरे विश्व में अमेरिका कहीं पर भी एक अचूक, घातक और सही समय पर निशाना लगा सकता है। अर्थात अमेरिका ने विश्व के संपूर्ण कहीं की भूभाग पर ऐसी जगहों पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं कि उनकी जो कहीं की परिधि है उससे बचा हुआ कोई भी क्षेत्र नहीं है। अमेरिकी सेना है वो युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर रहते हुए दुश्मन को अपने ही घर में पंगु बनाने की ताकत रखती है कि युद्ध भूमि से जो अमेरिकी सैनिक हैं वो एक निश्चित और सुरक्षित दूरी पर हैं, लेकिन वहाँ से वो हमला करते हुए दुश्मन को उसके स्वयं के घर में पंगु बनाने की ताकत अमेरिकी सेना रखती है। बेजोड़ इस रूप में है कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके आसपास भी नहीं फटकता है। और कैसे नहीं फटकता है कि अमेरिका अकेला जितना अपने सैन्य खर्च पर खर्च करता है, सैन्य ताकत पर खर्च करता है, उतना अमेरिका के बाद जो 12 देश आते हैं, अगर हम लिस्ट बनाएं मान लीजिए सैन्य ताकत के हिसाब से, तो वहाँ पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर दूसरे पर कोई देश आएगा, तीसरे पर कोई, चौथे पर कोई, पांचवें पर कोई, छठे पर कोई, और इस तरह से अगर नीचे के जो 11-12 देश हैं तो ये 12 देश मिलकर जितना खर्च करते हैं उतना खर्च अपनी सैन्य क्षमता पर ये अकेला अमेरिका करता है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि अमेरिका की जो सैन्य ताकत है, सैन्य शक्ति है, वो बेजोड़ है। और जो पेंटागन है, जहाँ की अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, वो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है, नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, नई नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए करता है। तो इस अर्थ में जो अमेरिकी सैन्य ताकत है वो अभी भी बेजोड़ है, वो अनूठी है। अमेरिकी सैन्य क्षमता, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो इसकी कुछ कमजोरियां सामने आई थी। इतनी अनूठी ताकत होने के बाद, इतना ताकतवर होने के बाद भी इसकी कुछ कमजोरियां सामने आई। देखते हैं, इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। क्या कमजोरियां नज़र आई, किस दृष्टिकोण से कमज़ोर नज़र आई अमेरिकी की सैन्य क्षमता, अमेरिकी की सैन्य शक्ति? तो हम थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य की ओर चलते हैं कि इतिहास गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग 4 लक्ष्यों के लिए किया है। वो 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला लक्ष्य है जीतना, दूसरा लक्ष्य है अवरुद्ध करना, तीसरा लक्ष्य है दंड देना और चौथा लक्ष्य है कानून व्यवस्था बहाल करना। तो अगर जीतने के संदर्भ में अमेरिकी ताकत को देखें तो जीतने की जो क्षमता है, जीतने की जो अभिलाषा है, वो अमेरिका की विकट है। अवरुद्ध करने के अर्थ में देखें तो अवरुद्ध करने के अर्थ में भी अमेरिका की जो सैन्य ताकत है, शक्ति है, वो स्वतः सिद्ध है। और दंड देने के मामले में भी अमेरिका है वो सैन्य शक्ति के इस कहीं की उद्देश्य पर एक तरह से सफल उतरता है। लेकिन कानून व्यवस्था बहाल करने के मामले में अमेरिकी सैन्य क्षमता है वो कमजोर साबित हुई, क्योंकि इराक को जीत लेने के बाद, वहाँ की सरकार को हरा देने के बाद, गिरा देने के बाद में वहाँ जो विद्रोह भड़क उठा था, अमेरिकी शक्ति उसको संभाल नहीं पाई। अमेरिका वहाँ पर कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया। तो इस दृष्टिकोण से हम अमेरिकी सैन्य क्षमता है वो कमज़ोर नज़र आई और वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया था। अब हम देखते हैं अमेरिकी वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपनी मतलब की चीज़ों को बनाए और उनको बरकरार रखे, क्योंकि जो शक्तिशाली देश होता है वो उन चीज़ों को बनाता है, उसको बरकरार रखता है और अन्य देशों को उन चीज़ों का उपभोग करने का लाभ प्राप्त होता है। और क्योंकि उस शक्तिशाली देश ने उन चीज़ों को बनाया है, उनको बरकरार रख रहा है, तो उनका एक नियमित कानून और नियमाचार भी वो देश निर्धारित कर लेता है और इसका जो लाभ है वो विश्व के अन्य सभी देश भी उठाते हैं।
देखिए, विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमेरिका की अपनी एक भूमिका है। अब ये सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? सार्वजनिक वस्तुओं का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है कि यदि कोई एक व्यक्ति उसका उपभोग करता है तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें कि मान सड़क, हम सड़क इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि सड़क का इस्तेमाल अगर एक व्यक्ति करता है तो दूसरे व्यक्ति के उस सड़क के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आती है। ऐसे ही हम वायु को ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं कि जिनका कोई एक व्यक्ति उपभोग करे तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में इसके उपभोग से कोई कमी नहीं आती है, तो वो कहलाती हैं सार्वजनिक वस्तुएं। और ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इनको मुहैया करवाने में अमेरिका अपनी एक भूमिका निभा रहा है, और वही भूमिका है वो है अमेरिकी वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। कौन सी चीज़ों में अमेरिका है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, किस तरह की भूमिका अमेरिका निभा रहा है, देखते हैं। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम सार्वजनिक वस्तुओं की बात करें तो हम दो वस्तुएं ले सकते हैं, एक तो समुद्री व्यापार मार्ग और दूसरा इंटरनेट। तो इन दोनों ही सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया करवाने में, जैसे कि हमने बात भी की थी कि देश है वो इनको बनाता है, मुहैया करवाता है और इसके बरकरार रखता है, उसके जो कानून हैं, उसके नियमाचार हैं उनको। तो जो समुद्री व्यापार मार्ग है, इसका उपयोग व्यापारिक जहाज करते हैं और सभी विश्व के पूरे विश्व के सभी देशों के सभी व्यापारिक जहाज हैं वो इस समुद्री व्यापार मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन इस खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है, और ये दबदबे वाला देश नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। यहाँ हो गया ना अमेरिकी वर्चस्व, और इसका लाभ कौन उठा रहा है? सभी देश उठा रहे हैं, क्योंकि ये वर्चस्व वाला देश है, दबदबे वाला देश है। जो अमेरिकी नौसेना है वो इन समुद्री व्यापार मार्गों के लिए, इन पर अबाध आवाजाही हो सके व्यापार के लिए, और क्योंकि पूरे विश्व में खुला व्यापार हो, मुक्त व्यापार हो, इसके लिए इन मार्गों का भी और सही होना, सुलभ होना बेहद आवश्यक है। ये काम यहाँ पर अमेरिका कर रहा है। ये यहाँ की जो नियम तय करता है और इनकी जो व्यापार मार्गों की अबाध आवाजाही है इसको सुनिश्चित करता है, और ये नियम तय करने की भूमिका निभाती है अमेरिकी नौसेना। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के हर महासागर में है, क्योंकि ये शक्तिशाली देश है, क्योंकि इसके पास इतनी शक्तिशाली नौसेना है कि वो दुनिया के हर एक महासागर में उपस्थित रह सकती है, और इसीलिए वो इन समुद्री व्यापार मार्गों का नियमन करती है, नियंत्रण करती है, और इसकी वजह से जो संपूर्ण विश्व है उसके सभी देशों के व्यापारिक जहाज हैं उनकी आवाजाही के लिए एक अबाध मार्ग खुलता है उन नियमों की पालना करने के बाद में। फिर हम लेते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने किसी भी डिवाइस पर, तो इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट आज केवल एक देश की नहीं, केवल किसी कंपनी की नहीं, केवल किसी कहें कि हम बहुत बड़ी किसी फर्म की नहीं, अपितु एक व्यक्ति की कहें कि मूल आवश्यकताओं में शामिल हो गया है। बेहद मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति का इंटरनेट के बिना जीवन यापन करना, शायद आज के दृष्टिकोण में हम देखें तो। आज के परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट एक मूल आवश्यकता की तरह हो गई है। आज हर एक जानकारी, हर एक सुविधा इंटरनेट से जुड़ी हुई रहती है। ये इंटरनेट क्या है, कैसे इसका उद्भव होता है और कैसे संपूर्ण विश्व को ये इंटरनेट जैसी एक कहें कि महत्वपूर्ण और सुविधा उपलब्ध होती है। देखिए, ये इंटरनेट है, ये अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम थी। अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना के दौरान इंटरनेट जैसी एक सुविधा हमारे सामने आई थी। इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें अधिकांश
अधिकांश उपग्रह हैं वो अमेरिका के हैं। यहाँ जो इंटरनेट है हम सभी जानते हैं ये तो कि उपग्रहों के द्वारा नियंत्रित एक व्यवस्था है और वो अधिकतर उपग्रह हैं वो अमेरिका के हैं, अर्थात ये सुविधा हमें अमेरिकी वर्चस्व के कारण आज उपलब्ध हो रही है। तो ये था अमेरिकी वर्चस्व ढांचागत अर्थव्यवस्था के रूप में। अगर ढांचागत अर्थव्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व की और विस्तृत हम बात करें विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व की, तो हम देखेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से ना हो। सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया करवाने में अमेरिका की वर्चस्व, अमेरिका की ताकत हमने देखी। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की ताकत देखी। विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 21% अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा है वो अमेरिकी है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि उस क्षेत्र की कंपनी में अग्रणी 3 कंपनियों में कोई एक कंपनी अमेरिका की ना हो। साथ ही अमेरिका की आर्थिक प्रबलता का जुड़ाव है वैश्विक अर्थव्यवस्था को खास शक्ल में ये ढालता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई और आज भी ये प्रणाली अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। विश्व बैंक की चाहे हम बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लें या फिर अमेरिकी विश्व व्यापार संगठन की बात कर लें, ये सब अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम है। अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी वर्चस्व किस तरह से कितनी एक विशालता लिए हुए है, यहाँ ये हम देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं MBA की। MBA का नाम आपने सुना होगा। MBA आप बहुत अच्छे से इससे परिचित हैं। शायद कोई ना कोई आपके परिवार में कोई सदस्य, आपका बड़ा भाई या फिर कोई भी आपका रिश्तेदार MBA कर रहा होगा या फिर कर चुका होगा और MBA करके किसी बड़ी उच्च प्रतिष्ठित कंपनी में हो सकता है नौकरी भी कर रहा हो या फिर हो सकता है उसने अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया हो। थोड़ा सा इस डिग्री के बारे में जान लें कि यहाँ अमेरिकी वर्चस्व के इस दौर में अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित इस अध्याय में MBA पढ़ना क्यों आवश्यक हो गया। MBA नहीं पढ़ रहे हैं हम, MBA के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ अमेरिकी वर्चस्व की कहानी ये MBA कैसे कहता है। देखते हैं कि ये जो MBA है ये विशुद्ध अमेरिकी धारणा है। ये विशुद्ध अमेरिकी धारणा है कि MBA यानी कि जो व्यवसाय है वो करना एक पेशा है। ठीक है, मतलब कि व्यवसाय को और पेशा किसने माना है, अमेरिका ने माना है। और इसने ये भी कहा है कि ये जो व्यवसाय नाम का पेशा है इसमें हम इसको किसी स्कूल में पढ़कर, किसी कॉलेज में पढ़कर और इस कौशल को प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय करने में दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो इस दक्षता को हासिल करने के लिए, व्यवसाय करने के कौशल को हासिल करने के लिए और जो ये MBA की जो डिग्री है ये अस्तित्व में आई थी। तो देखते हैं कि ये एक व्यवसाय, एक पेशा है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉर्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला था और MBA के शुरुआती पाठ्यक्रम थे वो सन 1900 से प्रारंभ हुए थे। अमेरिका के बाहर MBA है ये 1950 से शुरू हो पाया था और आज संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर MBA एक प्रतिष्ठित कोर्स के रूप में, प्रतिष्ठित डिग्री के रूप में स्थापित ना हो। मतलब कि हर एक देश के अंदर आज MBA ने एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है और आप भी अपने आसपास देखते ही हैं कि MBA बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, बेहद प्रचलित भी है। इस बात के संदर्भ में हम एक बार याद कर लेते हैं जाबू को, जिसकी कहानी हमने पढ़ी थी, जिसकी कहानी हमने ली थी जब हमने इस अध्ययन की शुरुआत की थी, इस अध्याय की शुरुआत की थी। जाबू जो कि डरबन में रहते हैं, साउथ अफ्रीका के, और वो एक चित्रकार बनना चाहते हैं, वो एक कलाकार बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी ये चाहते हैं कि जाबू MBA करें और व्यवसाय को ऊंचे स्तर पर लेकर जाएं, जो उनका व्यवसाय है उसको वो कहीं आगे लेकर जाएं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व से प्रभावित हैं जाबू। एक डिग्री, अमेरिकी डिग्री MBA जो कि आज इतनी प्रतिष्ठित है, इतनी प्रसिद्ध है और इतनी यश प्राप्त है कि यहाँ एक जो वो बालक है उस पर इस तरह का दबाव आया है कि वो अपनी कलाकार बनने के सपने को छोड़कर, अपनी चित्रकारी को छोड़कर MBA करे। तो यहाँ भी अमेरिकी वर्चस्व
आपको दिखाई दे रहा है और अब आपको समझ में आया कि जाबू किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। अब हम वर्चस्व को पढ़ेंगे सांस्कृतिक अर्थ में, कि सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व क्या होता है, और सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व को जानने के बाद अमेरिका ने सांस्कृतिक रूप से कैसे वर्चस्व स्थापित कर रखा है, और क्या सच में संपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक अर्थों में अमेरिका का वर्चस्व है, या फिर सैन्य शक्ति का वर्चस्व ही सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, सांस्कृतिक अर्थ में ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। इस सवाल का जवाब अभी ढूंढ लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्चस्व का सांस्कृतिक अर्थों में क्या अर्थ होता है। तो देखो, सांस्कृतिक अर्थों में वर्चस्व का अर्थ है सहमति गढ़ने की ताकत। यहाँ जोर जबरदस्ती के इस्तेमाल कम किया जाता है, जबकि सहमति गढ़ी जाती है। मतलब कि कोई भी कहें कि आपकी कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, या फिर कोई भाव है, या फिर कोई विचार है, उस विचार के लिए आप किसी दूसरे को सहमत कर लें, उसकी सहमति प्राप्त कर लें, उसके चाहे अपनी कहें कि उस वस्तु के लाभ को गिना करके, या फिर अपने विचारों के फ़ायदों को गिना करके, और उसको इस बात पर राजी कर लें कि हाँ, आपके विचार सही हैं, या फिर जो आपकी वस्तु है वो अच्छी है, उसका इस्तेमाल करना अच्छा है। वो है सांस्कृतिक वर्चस्व। कि आपके पास कोई वस्तु है और आप ये चाहते हैं कि दूसरा भी उसका इस्तेमाल करे, तो आप उसको इस रूप में प्रदर्शित करें, आप उसको इतना अच्छा दिखाएं, आप उसके दिलो दिमाग पर ये प्रभाव डाल दें कि इस वस्तु का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना लाभदायक है, कितना अच्छा है, और फिर वो अपनी मर्जी से उस वस्तु के प्रति प्रभावित होकर उसका इस्तेमाल करने लग जाए, तो वो कहलाता है सांस्कृतिक अर्थों में वर्चस्व। अर्थात सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व का अर्थ है वो स्वीकृति गढ़ने में है, सहमति गढ़ने में है, कि सहमति प्राप्त करके और फिर बाद में वो उस चीज़ को अपनाए। तो देखते हैं यहाँ कि ये सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा की धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबे को बताता है, कि सांस्कृतिक सामाजिक अर्थ में हो, चाहे राजनीतिक अर्थ में हो, या विचारधारा के अर्थ में हो, उस विशेष विचारधारा को और अपना लिया जाता है, उससे के प्रति सहमति हो जाती है, उसके प्रति कहीं कि एक तरह से एक समर्थन व्याप्त हो जाता है, तो वो है सांस्कृतिक अर्थों में वर्चस्व। कमज़ोर देशों के व्यवहार वर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन होता हो। यहाँ फिर बात आते हैं उस उदाहरण पर जो मैंने अभी आपको बताया, कि जो आपकी वस्तु है, आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए सहमत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसलिए सहमत नहीं कर रहे हैं कि उस वस्तु के इस्तेमाल से उस जिसको आप प्रभावित कर रहे हैं उसका फ़ायदा होगा। यहाँ आप इसलिए सहमत कर रहे हैं क्योंकि इससे आपका फ़ायदा होगा। हो सकता है कि उस वस्तु का आपके कोई बिजनेस है, या फिर आपने उद्योग लगा रखा है, आप उसको बेचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि इस वस्तु के विकल्प और भी हैं, इस वस्तु के इस्तेमाल किए बिना भी और अच्छी वस्तुएं इस्तेमाल के लिए उस व्यक्ति के पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आप उसको इतना प्रभावित कर लेते हैं कि अपनी उस वस्तु के इस्तेमाल के लिए न केवल उसको आप सहमत करते हैं, बल्कि उसके प्रति आप एक लोकप्रियता या फिर उसके दिलो दिमाग में एक ऐसी बात बैठा देते हैं कि जैसे उस वस्तु के इस्तेमाल के बिना उसे कुछ अच्छा लाभ ही प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन वो उस वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है। तो यही सांस्कृतिक अर्थों में वर्चस्व की बात है कि जो छोटे राष्ट्र थे, जो गरीब राष्ट्र थे, उनकी इस तरह से उनकी संस्कृति को गढ़ा गया कि उससे फ़ायदा उस महाशक्ति को होने वाला था। प्रभुत्वशाली देश हैं वो रजामंदी और जोर जबरदस्ती दोनों ही तरीके से काम लेता है। सबसे पहले प्रयास रजामंदी के किए जाते हैं, रजामंदी से होता है तो ठीक है, वरना जोर जबरदस्ती से में भी और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोर जबरदस्ती भी इस महाशक्ति के द्वारा अपना ली जाती है। आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार और वर्ताव के
प्रतिबिंब है। अच्छे जीवन की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत सफलता की हम बात करें, तो पूरे विश्व में जो भी धारणाएं हैं, यहाँ एक आश्चर्यजनक बात हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि अच्छा जीवन, व्यक्तिगत सफलता, ये जो धारणा हमारे दिलो दिमाग में है, हम व्यक्तिगत सफलता के बारे में जितना कुछ जानते हैं, हम अच्छे जीवन के बारे में जितना कुछ जानते हैं, इन पर अमेरिकी वर्चस्व है। ये 20वीं सदी में अमेरिका में जो प्रचलित धारणाएं थी, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे आप हमारे पहनावे को देखिए, आज शायद ही हम देखें कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आज चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कि बहुत कम शायद ऐसे हैं जो कि जींस नहीं पहनते या फिर जिन्होंने कभी जींस नहीं पहनी। ये हमारा कहें कि एक पहनावा है। ऐसे ही हम खान पान की बात करें, बर्गर है, पिज्ज़ा है, इस तरह का खान पान आज हमारे देश में प्रचलित है और शहरी सभ्यता में तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है। तो क्या ये भारतीय खान पान था? क्या ये भारतीय व्यंजन हैं? इस बात को सोचिए। तो देखिए कि आप जहाँ हम अच्छे जीवन की बात करते हैं, जहाँ कहते हैं कि हाँ इनका जीवन बड़ा शानदार है, इनकी जीवन शैली बड़ी उच्च है, या फिर व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो ये सारी धारणाएं थी वो कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व से प्रभावित हैं और इतनी ज़्यादा प्रभावित हैं कि हम इनकी जड़ों को नहीं जानते कि ये धारणा आई कहाँ से, इसका कारण क्या है। बस क्योंकि ये प्रचलित है इसलिए हम भी उसके साथ चले जा रहे हैं। तो अमेरिकी संस्कृति है वो लुभावनी है और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिकी संस्कृति लुभावनी होने के कारण ये सबको लुभाती है और इसी कारण अमेरिकी जो सांस्कृतिक वर्चस्व है वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। यहाँ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं और ऐसी ही तस्वीरें आप जब बाहर घूमते हैं अपने ही देश में, अपने आसपास आपको दिखाई दे जाएंगी। कहीं कहीं आपको पेप्सी का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे जाएगा, कोका कोला का पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। तो आप तस्वीरों पर नज़र डालिए, उन चीज़ों पर नज़र डालिए और अगर आपके पास मोबाइल हाथ में होता है तो गूगल कीजिए कि ये पेप्सी कंपनी कहाँ की है। उनको आप गूगल कीजिए कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो कौन से देश से संबंधित है या फिर इसकी जो मूल कंपनी है वो कौन से देश की है। तो आप अपने आप जान जाएंगे सांस्कृतिक वर्चस्व को कि कितना सांस्कृतिक वर्चस्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यहाँ हम बात करें आंद्रे की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहता है, जिसकी माताजी हैं वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो चर्च में जींस पहन के जा रहा था और उसने कहा था कि ये जींस है वो कूल लुक देती है और उसके पिताजी ने फिर टोका था कि जब वो लोग रूस में थे तो उन्होंने भी जींस पहनी थी। तो अमेरिका ने जब शीत युद्ध का दौर था, यहाँ केवल शीत युद्ध की बात नहीं है, जब शीत युद्ध का दौर था उस वक्त भी अमेरिका ने और ढांचागत अर्थ में और सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व को प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि सोवियत संघ के अंदर जो रहने वाले युवा थे उन्होंने पूरी अपनी महीने की सैलरी और महंगी जींस खरीदने के लिए खर्च कर दी थी क्योंकि वो उस नीली जींस को आज़ादी का प्रतीक मानते थे। वो सोवियत संघ के विरोध का एक तरीका मानते थे और उन्हें ये लगता था कि पश्चिमी सभ्यता है, वो जो रहन सहन है, वो जो जीवन यापन है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो उन्हें वैसा जीवन अपनाना चाहिए। ऐसी ही बात हमने सोवियत संघ के विघटन के समय भी की थी कि जो सोवियत संघ के लोग थे वो पश्चिमी सभ्यता को जान पा रहे थे, वहाँ के रहन सहन को जान पा रहे थे और उन्हें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, अपनी व्यवस्था, अपनी राज्य व्यवस्था पिछड़ी हुई नज़र आ रही थी और इसीलिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए नीली जींस खरीदते थे, नीली जींस पहनते थे, अपनी पूरी महीने भर की तनख्वाह है लगा करके, क्योंकि उसमें उन्हें कूल महसूस होता था, आज़ादी की भावनाएं महसूस होती थी। तो ये था अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व, इस सांस्कृतिक अर्थ में कहीं ना कहीं सोवियत संघ काफ़ी पिछड़ गया था। तो देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी। पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली और अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत है वो सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जींस युवाओं के लिए आज़ादी का परम प्रतीक थी। सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक
सीख बन गई थी। एक ऐसा अच्छा जीवन जो कि सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था, अर्थात अमेरिका ने यहाँ पर सांस्कृतिक वर्चस्व हासिल कर लिया था, सांस्कृतिक वर्चस्व की ताकत हासिल कर ली थी, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि सैन्य शक्ति के बल पर सोवियत संघ को हराना मुश्किल है। तो जानी हमने वर्चस्व के 3 रूप को, 3 धारणाओं को, सैन्य शक्ति के अर्थ में, ढांचागत अर्थ में और साथ ही सांस्कृतिक अर्थ में। और स्पष्ट हुआ हमें उन तीनों कहानियों का अर्थ भी कि वो तीनों बच्चे किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार थे। तो देख पा रहे हैं कि आज अमेरिकी वर्चस्व न केवल सैन्य अर्थ में, न केवल ढांचागत अर्थ में, बल्कि सांस्कृतिक अर्थ में एक एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। आपकी अलमारी में बहुत सारा सामान रखा होगा, आपके घर में बहुत सारा सामान रखा होगा, एक सूची बनाइए और देखिए कि कौन कौन से सामान पर यहाँ अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रभाव नजर आ रहा है। लेते हैं प्रश्न संख्या 1, अमेरिकी सैन्य शक्ति पूरे विश्व की तुलना में अनूठी कैसे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक रुचिपूर्ण प्रश्न है ये, और आपको इसका आंसर करना है कि पूरे विश्व की तुलना में अनूठी कैसे है। बहुत विस्तार से अच्छे से बात की थी कि कितना ज़्यादा बड़ा खर्च अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर करता है, प्रौद्योगिकी पर करता है, और उसके पास कितनी ताकत है कि वो आज भी विश्व के किसी भी कोने में अचूक सही समय पर और घातक वार करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व से क्या तात्पर्य है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ढांचागत ताकत के अर्थ में इस बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये वर्चस्व का एक अलग रूप है। तो आपको भी एक बहुत अच्छा सा उत्तर इस पर तैयार करना है। अपने आसपास मौजूद ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो कि अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं की या ऐसी व्यवस्थाओं की, दोनों ही चीज़ें आपको लेनी है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसे कौन से तौर तरीके आपको मालूम हो रहे हैं जिस पर अमेरिकी वर्चस्व आपको नज़र आता है, या फिर ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कि आपके आसपास हैं और जिन पर आपको अमेरिकी वर्चस्व नज़र आता है। तो ये देखिए और इसका अपना एक मौलिक उत्तर तैयार कीजिए। नए संदर्भों में आप ऐसा करने से जान पाएंगे अमेरिकी वर्चस्व को। धन्यवाद।